10th तक तो हो गया आपका रट्टाफिकेशन, ठीक है, लेकिन अब ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी पीछे, क्योंकि अब साल, और मुझे नहीं लगता शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन था जो रह जाता था, क्योंकि जब हम तो एकदम डेप्थ में पढ़ते हैं ना, तो जो इजी वाले एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ है ही नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा। रट्टाफिकेशन हो ही जाता है, चली जाता है, लेकिन 11th में ऐसा नहीं होने वाला है। 11th में बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विभूति खरे, वेलकमिंग यू टू ऑल अदर 24/7 फाउंडेशन चैनल। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और हमें मिले हैं हमारे कुछ टॉप परफॉर्मर्स, बेस्ट परफॉर्मर्स, परफेक्ट स्कोरर्स, जिन बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं साइंस में, मैथ्स में। और ऐसे ही कुछ बच्चों से आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं और पता करते हैं उनकी स्ट्रेटेजी जो उन्होंने फॉलो करी, जिससे कि वो बन गए हमारे बेस्ट परफॉर्मर्स। सो वी हैव आर्या, प्रीशा एंड एकम। हाय गाइस। हेलो मैम। कैसे हो? ठीक है मैम। ओके, सो मुझे तो आप सभी के रिजल्ट्स पता हैं बहुत अच्छे से, लेकिन एक बार मैं चाहती हूँ कि आप खुद हमारी ऑडियंस को अपना अपना रिजल्ट बता दो। हम स्टार्ट करते हैं प्रीशा से। प्रीशा, फटाफट से अपना बेटा रिजल्ट बता दो एक बार। Hello everyone, good evening ma'am. Myself Prisha Kaushik and I scored 97.2% in my CBSE Class 10 board exam. Very and good. Scoring 100 on 100 in science and 97 on 100 in maths. वेरी नाइस। एकम, अब आप बता दो। Hello everyone, my name is Ekam Vidhi and I score 98 in science and 97 in the mathematics. वेरी नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। मैंने कभी नहीं सोचा था आपसे मिलूंगा ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ आर्या भी थी, बट आई गेस कुछ नेटवर्क इशू है, बट ओके, जैसे ही आर्या हमसे, ओके, आर्या आ गई है। हाय आर्या, फटाफट से आप भी बेटा अपना स्कोर बता दो। Hi, my name is Harsh Surwate. I scored 97.8 in my class 10 board exam. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब सबसे पहले ना हम आपसे आपकी स्ट्रैटेजी जानते हैं। हम स्टार्ट करते हैं प्रीशा के साथ ही। प्रीशा, अपनी ना फटाफट से स्ट्रैटेजी बता दो जो आपने क्लास 10th में फॉलो करी, जिससे कि आप आज हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हो। मैम, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी सभी टीचर्स का एंड ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स का, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुंचाया। तो डेफिनेटली। मैम, यस मैम, तो मैम स्ट्रेटेजी ये थी कि रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, जरूरी नहीं, मतलब ये मैटर नहीं करता आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। मेन चीज जो मैटर करती है वो ये है कि आप रोज पढ़ रहे हो, मीन्स यू आर कंसिस्टेंट, दैट इज द मेन की। सो यस, यही मैंने फॉलो किया था। मैं ऐसे टाइम नहीं गिनती थी कि आज मैंने 9 घंटे पढ़ा, 8 घंटे पढ़ा, पर मैं रोज पढ़ती थी, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना, पर मैं रोज पढ़ती थी मैम। और आपके लेक्चर्स बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होते थे। थैंक यू। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि अक्सर बच्चे ना ये कंप्लेन करते हैं कि मैम एटलीस्ट हमें आइडियली 3 से 4 घंटे तो पढ़ाई करनी चाहिए, बट हम उतना दे नहीं पाते हैं। 1 घंटे ही हो पाता है, कभी कभी उससे भी कम हो पाता है। बट जैसा कि प्रीशा ने बताया कि कंसिस्टेंसी इज द की। आप कंसिस्टेंट रहो। अगर आपको दिन भर में 1 घंटा भी टाइम मिल रहा है सेल्फ स्टडी का, तो वो इनफ इनफ तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, कम से कम आप डेली पढ़ तो रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एकम, आप बताओ, आपने थ्रू आउट अपनी 10th की जर्नी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी? हम सबसे पहले तो मुझे 2 साल हो गए हैं 10th की प्रिपरेशन करते। बेसिकली ना मेरे जो स्कूल वाले थे उन्होंने 9th में ही 10th की लगा दी थी। ओके। अब 8th तक स्टेट बोर्ड से पढ़ा है, तो वहां रट्टाफिकेशन से मतलब 8th तक तो रिजल्ट जो है वो आता रहा, फर्स्ट वगैरह आते रहे, क्योंकि इतना कंपटीशन नहीं था स्टेट बोर्ड के एग्जाम में। ओके, हाँ, जब आपका 9th पंजाबी बोर्ड था? हाँ जी। ओके। तो जब टीचर्स ने स्कूल वालों ने 10th की बुक्स 9th क्लास में लगाई, तो मुझे पता चला कि मेरे तो बेसिक्स जीरो हैं। मुझे क्या एटम आयन वगैरह तक में डिफरेंस पता नहीं था, शेल्स क्या है कुछ मतलब पता नहीं था। तो 6-7 महीने तो 9th के चले गए उसी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में। फिर जब विंटर का फेज, सबसे ज्यादा मैं रिकॉर्डेड वाले सेशन देखता था। मैंने आज तक कभी लाइव क्लासेस अटेंड नहीं की। लास्ट क्लास में आपके साथ मैंने की थी, पर हाँ लेक्चर मैंने आप ही के देखे हैं रिकॉर्डेड। एंड जब विंटर वाला फेज आया तो वहां पर मतलब एक एवरेज बच्चे को जितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन आ ही गई थी। अब जब रियलिटी में 10th में, अब 9th में तो ऐसे ही चलो पास हो गया, पढ़ा तो मैं था ही, लेकिन ऐसे ही पास कर लिया। फिर चलो कोई नहीं, अभी 9th ही, अभी 10th में ही है बोर्ड एग्जाम्स।
हाँ। तो 10th में जब आया तो फिर काफी मुझे पढ़ना पड़ा था। इवन अभी 11th में तो मुझे लग रहा है मैं इतना पढ़ ही नहीं रहा, इतना पढ़ना नहीं पड़ता 11th में जितना 10th में था। तो कितने सारे सब्जेक्ट्स होते थे रोज, इवन लिटरेचर को भी 1 घंटा 2 घंटा। तो सारा दिन मेरा पढ़ाई में स्टडी में गया है पूरा का पूरा ये वाला जो 1 साल की जर्नी है। और हम्म। दूसरा, मैं स्कूल गोइंग स्टूडेंट नहीं था, ऑनलाइन ही मैं जिस दिन स्कूल जाता उस दिन मेरी बैटरी तो लो हो जाती थी। तो मैं घर पर ही पढ़ता था, खुद लेक्चर्स देखता था और क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस किए। एक हम्म। चीज जो मैंने मतलब आपसे सीखी है वो ये है कि कॉन्सेप्ट को डिटेल में जब तक ना पढ़ा जाए तब तक जो टफ वाले क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। आपने एक आदत तो डाल ही दी थी कि कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको 11th 12th के कॉन्सेप्ट के लेवल तक पढ़ लो, क्योंकि आपकी आदत थी कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में ही पढ़ाना। अब उसके कारण हाँ। के क्वेश्चन थे ना वो तो एकदम आसान लगते थे। मैंने हम्म। आप, क्योंकि अब तक के आप 3 4 साल से पढ़ा रहे हो पूरे यूट्यूब में, आपके हम्म। जितने प्रैक्टिस वाले सेशन थे ना मैंने वो हम्म। सारे देखे अब तक के, क्योंकि 2 साल का टाइम था, काफी समय था। अब अड्डा वाले तो लाइव के आखिरी आखिरी में मैंने देखे हैं। हम्म। दूसरी चीज ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत किए थे, पीवाक्यू आखिरी आखिरी में मैंने काफी किए, सैम्पल पेपर तो इतने ज्यादा नहीं किए थे, लेकिन हाँ पीवाक्यूज मैंने लास्ट लास्ट में किए थे। हम्म। एंड जो कॉन्सेप्ट ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाला पार्ट है ना वो हम्म। सबसे सही लगता है मुझे आपका। तो ये ओके, मुझे ज्यादा सही। वेरी नाइस। तो कुल मिलाकर के आपने ऑलमोस्ट 2 साल हम मान के चलते हैं कि आपने 10th के लिए प्रिपेयर किया, और जितनी भी आपने प्रिपरेशन करी उसका जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिल रहा है। सो वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो एक कॉमन क्वेश्चन मैं आप दोनों से पूछती हूँ कि अड्डा 247 फाउंडेशन चैनल ने आपकी क्लास 10th की पूरी जर्नी में आपकी कितनी हेल्प करी? मैम, अड्डा का जो चैनल था वो मेरे को स्टार्टिंग में नहीं मिला था। ओके। एकदम जब प्री बोर्ड का टाइम आया तब मेरे को ये अड्डा रिकमेंड हुआ, यूट्यूब पर ही ओके। आया कि अड्डा की रोज लाइव क्लासेस चलती है। ओके। तो मैम मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी तो मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया। फिर हम्म। मेरे को मैम बहुत अच्छी लगने लगी। फिर मैंने अड्डा को सब्सक्राइब कर लिया। फिर ओके। मेरे को पता चला कि विभूति मैम भी इसी चैनल पे आ गई हैं। तो अच्छा। बस मैम फिर मैं रोज आती थी आपकी क्लास में और एकदम मजा आता था, पोल वगैरह होता था तो मैम पढ़ाई में भी मजा आता था और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाती थी। बस हम्म। यही था मैम। और आनंद सर भी रोज 7 बजे करवाते थे। हाँ। और मैंने कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं लिया, बस मैं स्कूल जाती थी और शाम को अड्डा की क्लासेस देखती थी, तो उससे ही हो गया। ओके। अच्छी प्रैक्टिस हो गई। राइट। अच्छा, एकम, आपको कैसे पता चला अड्डा के बारे में? मुझे तो सेम है अड्डा के बारे में ना, लास्ट में मतलब 9th के लास्ट में पता चला था विंटर्स में, और पता मुझे अच्छा। भी निधि मैम से, इंग्लिश वाले मैम से चला था। तो अच्छा। अचानक एक दिन मैं ऐसे मतलब यूट्यूब स्क्रॉल कर, आपका तो मुझे स्टार्टिंग से पता था, ठीक है। तो मैं ऐसे हम्म। स्टार्टिंग से मतलब स्क्रॉल कर रहा था तो निधि मैम की वीडियो आ गई, मैं ऐसा देखते हैं कौन सा टीचर, तो मुझे काफी अच्छा लगा कि आप ही की जैसे ना काफी एडवांस में पढ़ा रहे हैं। तो मैंने हम्म। इंग्लिश क्लास स्टार्ट की, फिर बाकी टीचर्स भी मेरे को पसंद आने लगे, आप तो हम्म। थे ही पहले से। तो हाँ। फिर वहां से मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आप एक अड्डा की जो खासियत है वो ये है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा करवाते हैं, इतने हम्म। क्वेश्चन भी। तो मैंने बहुत सारी बुक्स ली थी, एक सॉल्व भी नहीं की। आप हम्म। अड्डा वाले इतने ज्यादा क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे राघवेंद्र सर तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल। प्रैक्टिस काफी अच्छी लगती है मुझे इस चैनल की। हाँ, बिल्कुल। हाय आर्या, आई होप कि अब आपके एंड से नेटवर्क इशू ज्यादा ना हो। ओके, तो अभी मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछती हूँ जो मैं ऊपर वाले 2 बच्चों से पूछ चुकी हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी अपने क्लास 10th की जर्नी में? स्ट्रैटेजी तो बस यही थी कि कंसिस्टेंटली हर रोज स्टडी करना है। हम्म। स्कूल से आने पर जो पढ़ा है वो रिवाइज करना है। हम्म। और मतलब मेरे सारे मार्क्स में मतलब मेरी मम्मी का बहुत कंट्रीब्यूशन है, वो मुझे हमेशा से मतलब साइंस मैथ्स पढ़ाती है और वेरी 10th में नाइस। भी उन्होंने मुझे पढ़ाया है। ओके, वेरी नाइस। मेरे भी घर में ऐसे ही था। 10th तक जो है ना, मुझे बस मैथ्स की ट्यूशन लगी थी, और बाकी साइंस मेरी दीदी पढ़ा देती थी, और सोशल साइंस मेरी बहुत बेकार थी। मतलब बेकार मतलब इतनी कि एग्जाम में नंबर मेरे अच्छे आते थे, और सर को लगता था कि मैं सोशल साइंस में एकदम बढ़िया हूँ, जबकि उनको रियलिटी नहीं पता थी कि एक दिन पहले मेरे पापा ऑफिस से आकर के मुझे सब कुछ समझाते थे, पढ़ाते थे, और मैं अगले दिन आकर के एग्जाम में बस उल्टी कर देती थी कि हाँ, जो रात में मैंने पढ़ा है वो ये लो। उनको नहीं पता था कि मेरी सोशल साइंस कितनी गई गुजरी है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही सीन था, घर वाले बहुत सपोर्ट करते थे। ओके, तो आपको अड्डा के बारे में कैसे पता चला, और अड्डा ने कितनी हेल्प करी आपकी 10th की जर्नी में?
जब मेरी 10th स्टार्ट हुई थी तब मतलब इंग्लिश के लिए मतलब मैं देखती थी कि कोई अच्छा चैनल मिल जाए, मैं सर्च हाँ। कर रही थी, तब मेरे को यूट्यूब पे मिल गया, तो मैंने देखी, तो वीडियोस मेरे को बहुत अच्छे लगे, हम्म। मतलब बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया था आपने और सर ने। ओके, नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अ, आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों ने स्कूल के साथ ऑनलाइन क्लासेस या सेल्फ स्टडी किस तरीके से मैनेज कर, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मैम हम पढ़ना तो चाहते हैं बट स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है, स्कूल में कभी कभी आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह भी होते हैं, क्लास टेस्ट भी होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, तो ऑनलाइन क्लासेस हम देख नहीं पा रहे हैं, बैकलॉग्स इकट्ठा हो रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है सेल्फ स्टडी का। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोग किस तरीके से टाइम मैनेज करते थे, स्कूल के आपके क्या टाइमिंग्स थे, फिर ऑनलाइन क्लासेस आप कितनी देर तक देखते थे, फिर सेल्फ स्टडी को आप लोग कितना टाइम देते थे। हम स्टार्ट करते हैं एकम के साथ। हाँ तो मैम जैसे मेरा तो ऑनलाइन ही था, जैसे मैंने हाँ, आपको बोला, online, तो स्कूल right, वाले के लिए तो ये है ना कि एक तो जो स्कूल से बच्चे आते हैं उनको सबसे पहले तो आकर थोड़ी सी रेस्ट ले लेनी चाहिए, क्योंकि स्कूल हाँ, से एकदम थके हारे थक आना के होता है। आते हैं, सही फिर बात। तो वो समझ नहीं आएंगे, तो फिर डिमोटिवेशन आएगी। हाँ, तो थोड़ी बहुत रेस्ट ले लेनी चाहिए 1-2 घंटे की। उसके बाद ना अगर तो कंटिन्यूसली लाइव सेशन देख सकते हैं, इतना है तो हाँ, देख लो। अदरवाइज मेरा ये भी सजेशन थोड़ा सा रहता है कि बहुत ज्यादा जो, जैसे अब 11th में तो खैर लाइव पर डिपेंड होना ही पड़ता है, लेकिन ना हम्म, 10th क्लास में बहुत ज्यादा भी जो लाइव पर मतलब एकदम ही सब कुछ ही टीचर पे ही थोप देना कि हाँ जो है बस वही है, वो थोड़ा सा गलत है। अपने एंड पर भी थोड़ा सा मतलब कर लेना चाहिए कि हाँ हम भी सेल्फ कुछ खुद। स्टडी जरूरी है ना। हाँ जरूरी है, और बहुत ज्यादा नोट्स है ना उस पर डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए कि बस कॉपी जब खोलेंगे तभी याद आएगा, थोड़ा सा ऐसे भी मतलब माइंड में भी याद होनी चाहिए चीजें। बिल्कुल। एंड जो प्रैक्टिस है वो करते रहना चाहिए, जब भी मतलब स्कूल में टाइम मिले, घर में टाइम हाँ, मिले, बिल्कुल। प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हम्म। रात को पढ़ लेना चाहिए, और मतलब स्कूल वाले बच्चे तो शायद रात को इतना लेट तक ना पढ़ पाए, लेकिन हाँ, हाँ, 1 बजे तक पढ़ ही सकते हैं सारे। तो हाँ, रात के आई थिंक 9 से 1 बजे तक भी 4-5 घंटे मिल जाते हैं, तो इनफ ही होते हैं 10th के लिए तो। हाँ, बिल्कुल। अब प्रिशा, आप बताओ कि आपने कैसे टाइम मैनेजमेंट पूरा देखा। यस मैम। मैम ये तो आप पर डिपेंड करता है और आपके स्कूल पर कि आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है या नहीं, ये आपको पता है। तो हम्म। फिर मैम हमारे स्कूल में क्या था कि जैसे कभी मेरे को पता था कि कल ये फंक्शन है, कल ये होगा स्कूल में, तो हम्म। मैं क्या था लेट नाइट तक स्टडी कर लेती थी, तो अगले दिन मैं स्कूल नहीं जाती थी, तो ऐसा मेरा रहता था। इसके लिए मेरा टाइम वेस्ट थोड़ा कम हुआ, और जो एनसीसी वगैरह का रहता है इन सबसे मैं दूर रहती, हम्म। क्योंकि इससे थोड़ी सी आपकी स्टडी अनबैलेंस टाइप की लगती है आपको। तो हम्म। मैम हो जाता था, और जैसे स्कूल से आई फिर आपका लेक्चर देखा, फिर वही अगले दिन अगर लग रहा है नहीं होगी पढ़ाई तो छुट्टी ले लो, हम्म। और लग रहा है कि पढ़ाई है, फ्रूटफुल है स्कूल जाना, तो आप हम्म। चले जाओ स्कूल और शाम को लेक्चर्स देख लो। और सेल्फ स्टडी का टाइम तो फिर रात में मिल ही जाता है। तो आप रात में कितने टाइम तक पढ़ते थे। मैम लाइक अगर स्कूल जाना हो तो मैं 12 बजे तक, मैक्स ओके। 12 बजे तक। हम्म। एंड अगर स्कूल ना जाना हो तो मैम मैं 2-3 बजे तक पढ़ लेती थी, पर फिर सुबह लेट उठती थी। वेरी नाइस। ओके आर्या, अब आप बताओ आपने किस तरीके से स्कूल के साथ पढ़ाई करी, सेल्फ स्टडी करी। स्कूल मैं भी रेगुलरली जाती थी, क्योंकि 75% अटेंडेंस चाहिए ही होती है बोर्ड में अपियर हाँ। होना है, हाँ। तो स्कूल में हमारे टीचर्स भी पढ़ाते थे अच्छे से, तो मैं रेगुलरली अटेंड करती थी। फिर ओके। स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेती थी, फिर हम्म। स्टडी करती थी, पूरा मतलब रात के खाने तक स्टडी करती थी मैं फिर, और रात में जल्दी सोती थी मैं, हम्म। मतलब 10-11 बजे तक। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, जब आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे तो एनसीईआरटी बुक तो करनी ही करनी होती है, वो तो मस्ट है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने कोई दूसरी तीसरी बुक भी रेफर करी थी तो, आर्य पहले आप बताओ। नहीं, मैंने मतलब बस सैंपल पेपर्स ही प्रैक्टिस किए थे, बुक तो ओके। एनसीईआरटी यूज की थी बस। ओके, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी, राइट। ओके। सैंपल पेपर्स मतलब इम्पोर्टेंट है सॉल्व करना, क्योंकि बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट हम उससे हम्म। प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल। एकम, आप बताओ एनसीईआरटी के अलावा आपने और क्या कोई बुक रेफर करी थी क्या। एनसीईआरटी तो मैम मैंने 1-2 महीने पहले ही पढ़ी। ओके। एनसीईआरटी इवन मैंने तो रिवीजन की, तो भी एक रात पहले की थी साइंस के पेपर की।
अच्छा मैंने अच्छा। ना आपकी जो डिटेल में लेते, वन शॉट्स की मैं बात नहीं कर रहा, जो डिटेल लेते थे आपने बहुत ज्यादा हम्म डिटेल में पढ़ाती थी, मैं हम्म उन्हीं को एज अ नोट्स रिवाइज किया हूँ पूरे साल, और मुझे नहीं लगता शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन का जो रह जाता था, क्योंकि हम्म जब हम concept को एकदम डेप्थ में पढ़ते हैं ना, तो जो इजी वाले एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ है ही नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा इधर उधर, मतलब कंफ्यूजन तरीके से लाइंस लिखी हैं, ठीक है रीड हाँ। आउट कर लेना चाहिए, एमसीक्यू वगैरह पेपर में आ जाते हैं, हम्म बाकी अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा हो हर एक हम्म चीजों के साथ, तो ठीक है, एक बार रीडिंग लगाने से वो इनफ हो जाता है। हम्म। और तो मैंने कोई रेफरेंस बुक यूज नहीं की थी। ओके, तो देखो बेसिकली क्या होता है ना कि अभी आप सबने नीट एग्जाम के बारे में सुना होगा, 4 मई को अभी हुआ नीट एग्जाम, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए जो बच्चे बोल रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस हैं। बायोलॉजी लेंदी था, फिजिक्स के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए। तो 10th के बाद स्पेशली 11th और 12th में हम सारे ही बच्चों को, जो भी स्ट्रीम को आपको सिलेक्ट करना हो, चाहे आपको पीसीबी लेना हो, चाहे आपको पीसीएम लेना हो, जिस भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हो, हम अपने सारे बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं कि भाई 10th तक तो हो गया आपका रट्टाफिकेशन, ठीक है, लेकिन अब ये आदत आपको छोड़नी पड़ेगी पीछे, क्योंकि अब बारी है 11th और 12th की। और 11th और 12th का जो सिलेबस है, वही सिलेबस आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो अब बारी आती है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की, क्योंकि 11th में सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कितना ही रटोगे, रटने की भी एक लिमिट होती है। तो अच्छी बात यह है कि अगर कोई बच्चा 10th से ही इस चीज को समझ रहा है कि भाई मुझे अब कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, मुझे कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन का लेवल कैसा भी क्यों ना आएगा, मैं कर ले जाऊंगा या कर ले जाऊंगी। तो ये बात आप लोग भी ध्यान रखो, और जो हमारी बाकी ऑडियंस जो देख रही है वो भी इस चीज का ध्यान रखेंगे कि 11th 12th प्लस 10th इन तीनों क्लासेस में आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना है। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट को डिटेल में जाकर के समझोगे, सवाल उतने ही इजीली बनेंगे। ओके प्रीशा, अब आप बताओ आपने कौन सी बुक रेफर करी थी अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी? मैम लाइक पहले तो मैं वन शॉट्स देखती थी, या स्कूल के जो टीचर्स ने पढ़ाया हाँ। पूरा, लाइक साइंस में एक चैप्टर पढ़ा, कुछ टॉपिक पढ़ा, हम्म उसके बाद में आके वही एनसीईआरटी से पढ़ती थी। हम्म और मैम एनसीईआरटी तो मस्ट है, क्योंकि यू हम्म। नेवर नो कब कौन से बॉक्स से कोई सवाल आ जाए, तो आपको एक एक बॉक्स रटना तो पड़ेगा। बिल्कुल बायो में तो बिल्कुल। स्पेशली रटना पड़ेगा। तो हाँ मैम एनसीईआरटी करी थी, और एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं किए थे, क्योंकि उसमें जो हम्म सिलेबस कट हो चुका है उसके भी क्वेश्चंस थे, तो आपकी जो वीडियोस थी उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई, हम्म और एनसीईआरटी के भी पीछे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। हम्म और मैम लास्ट में के जो टाइम होता है उसमें जितने आप सैंपल पेपर कर लोगे हम्म। उतनी ही आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी। ये तो मैम मस्त है, सैंपल पेपर्स करना बहुत जरूरी है टाइम बिल्कुल मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जूनियर्स सुन लो, आपके सीनियर्स क्या कह रहे हैं। एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। कोई और दूसरी तीसरी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। आपकी एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। अच्छा, अब सैंपल पेपर की बात निकली ही है तो मुझे जल्दी से बता दो कि आप लोगों ने पूरे सेशन, अगर हम लेके चलें तो पूरे सेशन में 10th की पूरी जर्नी में आपने लगभग कितने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए होंगे? प्रीशा से स्टार्ट करते हैं, बताओ। मैम वैसे सारे सब्जेक्ट में तो नहीं, पर साइंस में मैंने मोर देन 10 तो कर ही लिए थे, वेरी एकदम नाइस। लिख लिख के। और जो हाँ एक्स्ट्रा थे वो मैं ऐसे ही पढ़ लेती थी कि हाँ इसका आंसर बन रहा है, आंसर हाँ की में देखा, ऐसा करती थी मैं। पर बिल्कुल। 10 क्लास मतलब 10 तो मैंने लिख लिख के करे ही थे। वेरी नाइस। एकम आप बताओ आपने कितने सैंपल पेपर लगा लिए होंगे? मैथ्स के तो 20-30 मिनट लगाए थे मैथ्स के पिछले 4 सालों में। अच्छा। इस बार लगा गया था कि मैथ्स का पेपर बहुत टफ था, कोई भी मुझे तो ऐसा कोई भी सेट नहीं लगा जो टफ हो। जितने भी मैंने ओके। पीवा, अगर मैथमेटिक्स की मैं बात करूं तो हम्म पिछले 4 से 5 साल के, हम्म मतलब कोविड फेज के बाद के जितने भी, हर एक साल में जितने भी सेट आते हैं हम्म सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जितने भी सेट दिए जाते हैं वो सारे सेट वो मैंने खुद सॉल्व किया था। पता नहीं वो आई थिंक 30-40 तो हो ही जाए होंगे, तो इतने तो मैंने सॉल्व कर लिए थे। चाहे वो मतलब 40 नंबर वाले कोविड टाइम की, जैसे 40 नंबर में आया था पेपर 2 टर्म में, वो हाँ। वाले थे। फिर इवन जी इस साल की जो टफ क्वेश्चन है ना, वो कोविड-19 के कुछ ऐसे सेट्स जो टीचर्स नहीं करवाते वहां से आए थे, हम्म बच्चों को लगा टफ है। फिर दूसरा बात यह है कि साइंस की प्रैक्टिस मैंने की थी, लिखना सैम्पल पेपर मैंने साइंस में इतने नहीं लिखाए, क्योंकि साइंस में पेपर आई थिंक टाइम से पहले हो जाता है, उसमें लिखना ही होता है। मैथमेटिक्स में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके सैम्पल पेपर मस्त है। साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे वीडियो से कर लिए थे। और हम्म मैथ्स में पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा जरूरी है जितने भी सालों के, और मैथमेटिक्स में
जो बच्चा इस साल से मतलब इस साल से 2 फेज हो गए पेपर और ज्यादा टफ वो करेंगे, हर साल वो लेवल राइज करते चले जाएंगे सीबीएसई वाले। तो मैथमेटिक्स में और साइंस में, मैथ्स में स्पेशली, जो बच्चा मैथ में एनसीईआरटी तो ऐसे इंपॉर्टेंट है ही, एनसीईआरटी के अलावा कुछ अगर टफ क्वेश्चन नहीं करता, जो भी मतलब बुक्स आती हैं पॉपुलर वहां से, या अपने टीचर्स उनको अगर हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं करवाते मैथ्स के, तो मैथ्स का पेपर टफ लगने ही वाला है उन बच्चों को इस साल भी और आने वाले साल भी। और साइंस में भी सेम ही है। एसएसटी में तो चलो एनसीईआरटी से हो रहा था, एसएसटी का पेपर भी इस बार थोड़ा ठीक ही आया था। और इंग्लिश का पेपर तो खैर टफ देते ही हैं वो हर साल। पीवाईक्यूज भी बहुत, मैथ्स में पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है और साइंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज। अरे अब आप बताओ, आपने लगभग कितने सैंपल पेपर लगा लिए होंगे? मैथ्स और साइंस में तो मैंने मोर देन 10 सॉल्व किए थे। वेरी गुड। और एसएसटी में भी 10 के आसपास किए थे। बाकी लैंग्वेजेस में भी मैंने मोर देन 5 सॉल्व किए। वेरी नाइस, मतलब आपने सारे ही सब्जेक्ट से एकदम प्रॉपरली सैंपल पेपर लगाया है ना? वेरी प्री गुड। बोर्ड 1 से ही मतलब मैंने सीरियसली सॉल्व करना शुरू कर दिया। ओके, अच्छा अब आप लोग मुझे बताओ कि आपने 10th का सिलेबस ऑलमोस्ट कितने महीनों में कवर कर लिया था? मतलब अगर सेल्फ स्टडी की बात करूं या स्कूल में बात करूं, तो आपने अपना सिलेबस कब तक कवर कर लिया था? मतलब एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए आपके हिसाब से कि भाई इस महीने तक तो सिलेबस हो ही जाना चाहिए, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविजन। हम स्टार्ट करते हैं प्रीशा से, आप बताओ प्रीशा। हमारे स्कूल का सिलेबस और मेरा सिलेबस लाइक दिसंबर तक फिनिश हो गया था। और अगर आप चाहो तो नेक्स्ट टू जैन 15 तक, मतलब हाफ मिड जनवरी तक ही सकते सिलेबस। उसके बाद जो टाइम है वो आप लोग सैंपल पेपर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने भी ऐसे किया था, सिलेबस हो गया था मेरा जैन 15 तक, और उसके आगे फिर 15 के आगे मैंने सैंपल पेपर कराए थे। ओके, एकम आप बताओ, आपने कब तक अपना सिलेबस कवर कर लिया था पूरा? जून तक हो गया था खत्म, जुलाई अगस्त तक हो गया था, और ओवरऑल बात तो अक्टूबर तक। उसका रीजन ये है कि मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए वो खत्म हो गया था जून तक। बाकी आइडिया दिसंबर तक हो जाता है खत्म, ठीक है। हाँ, ओके, दिसंबर तक अच्छी रिवीजन प्रैक्टिस के साथ हो जाना चाहिए सिलेबस खत्म बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल। जैन कीबोर्ड में निकल जाता है तो उसका तो कोई फायदा नहीं आता ना, दिसंबर तक हो जाता। ओके, अरे आप बताओ। इससे ही बच्चे मतलब प्रिपरेशन करें तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल। मैम मेरा सिलेबस नवंबर 2nd वीक तक हो गया था, क्योंकि नवंबर एंड में हमारे फर्स्ट प्री बोर्ड थे, तो नवंबर फर्स्ट वीक तक तो हो ही जाना चाहिए था, इसलिए मैंने तभी से मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा नवंबर। बिल्कुल बिल्कुल। सो आइडियली बेटा नवंबर लास्ट या मैक्स टू मैक्स दिसंबर तक जो है आपका सिलेबस कवर हो ही जाना चाहिए 10th का, क्योंकि ये मान के चलो कि फेब जो मंथ है, आधा जो महीना है फरवरी का, वो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह में भी निकल जाता है। तो आपके पास रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए पूरा जनवरी मंथ होना ही चाहिए। तो नवंबर तक कोशिश करनी चाहिए कि आपका सिलेबस हो जाए, क्योंकि नवंबर में प्री बोर्ड्स भी होते हैं, और प्री बोर्ड्स का असली मजा तभी आता है, एक प्रॉपर इवैल्यूएशन प्री बोर्ड्स में हमारा तभी हो पाता है जब हमारा सिलेबस एकदम 100% कंप्लीट हो जाए। अगर सिलेबस ही नहीं हमारा कंप्लीट हो पा रहा है तो प्री बोर्ड में जब हम देने जाएंगे पेपर, तो कहीं ना कहीं मार्क्स तो कम आएंगे ही। फिर बच्चे अपसेट हो जाते हैं कि मैम प्री बोर्ड्स में हमारे मार्क्स बहुत कम आए। उसका मेन रीजन यही होता है कि हम इन सेशन के स्टार्टिंग से ना सिलेबस को जल्दी कवर करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि आदत हमें 8th और 9th की डली रहती है कि फेब से या मार्च में एग्जाम शुरू होंगे तो जनवरी तक कर लेंगे कंप्लीट, क्या ही जाता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अभी नवंबर में दिसंबर में हमें प्री बोर्ड्स भी देने हैं। तो 10th के सारे बच्चों भाई सुन लो कि आपका जो सिलेबस है वो नवंबर तक हो जाना चाहिए, तभी आप प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आपकी प्रॉपर इवैल्यूएशन हो पाएगी, और ताकि आपके पास इनफ टाइम रहे प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ कि आप लोग नोट्स बनाते थे? आरा पहले आप बताओ, आप लोग नोट्स बनाते थे? नोट्स मतलब मैं एनसीईआरटी में हाईलाइट करके साइड में लिखती थी, मैं कुछ इम्पोर्टेंट लगता था तो। ओके, और प्रीशा फॉर्मूला के लिए मैंने बनाया था एक पेज जिसमें सारे फॉर्मूला लिखती थी और एग्जाम्स पहले रिवाइज कर। ओके ठीक है, प्रीशा आप? मैम नोट्स तो मैंने स्कूल के साथ ही बनाए थे, मतलब स्कूल वाले नोट्स ही मैंने रेफर किए थे। ओके, एकम आपकी हैबिट है नोट्स बनाने की? नहीं, मैंने नहीं है। नोट्स नहीं बनाए, बस लाइफ के साथ बनाया, उसके बाद याद ही रखा है सारा कुछ।
ओके, वेरी तो गुड। आदत आदत रहती है हर एक माइन्यूट चीज को भी याद रखने की। और तो हाँ, 11th में ये काम नहीं करता क्योंकि 11th में तो सिलेबस बहुत हाँ, ज्यादा है, तो अब तो मैं बिल्कुल। बना ही रहा हूँ नोट्स। 10th में मैंने नहीं बनाए नोट्स। हाँ, सो अगर जिनकी आदत है नोट्स बनाने की, बहुत अच्छी बात है, और जिनकी आदत नहीं है, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी कि बेटा अब ना नोट्स बनाने शुरू कर दो। क्योंकि 10th में तो जैसा कि मैंने बताया कि रट्टाफिकेशन हो ही जाता है, चली जाता है, लेकिन 11th में ऐसा नहीं होने वाला है। 11th में बहुत सारा सिलेबस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जितना आप कॉन्सेप्ट को समझ के उसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, मतलब नोट्स बनाओगे, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रिवीजन के लिए वो नोट्स ही आपके काम आएंगे। क्योंकि आप दोबारा से तो बुक से इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स और बहुत सारे पेजेस नहीं रीड करोगे। अगर आपके पास किसी कॉन्सेप्ट को आपने कॉन्साइज करके लिखा होगा एक पेज में या एक पैराग्राफ में, तो उसके थ्रू रिवीजन करना आपके लिए बहुत इजी रहेगा, बहुत कन्वीनियंट रहेगा, है ना। ओके, अब ये बताओ कि आप लोगों ने क्या क्या स्ट्रीम सोची हुई है, क्या बनना है। सबसे पहले एकम से स्टार्ट करते हैं, आप बताओ। मैं 11th में PCM, पीसीएम। 1 मंथ हो गया मुझे प्रिपरेशन करते फॉर JEE। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इंजीनियर बनना है, आईआईटी जाना है। इंजीनियर फिर तो नहीं बन फिर ना, तो कुछ मुझे फिजिक्स पसंद है, तो मतलब ओके, फिजिक्स, आप एस्ट्रोफिजिक्स लेकर चल सकते हो, वहां से कुछ बनना है। लेकिन ओके, हाँ, इंजीनियर नहीं बनना। ओके। प्रिशा, आप बताओ। मैम मैंने भी PCM लिया है और मेरे को भी 1 मंथ हो गया कोचिंग ज्वाइन किए हुए। हम्म, और मैम मेरे को वही इंजीनियर IIT में जाना है। आईआईटी में जाना, वेरी नाइस। अरे आप बताओ। मैम मैं पीसीबी लेने वाली हूँ। पीसीबी, वेरी नाइस। डॉक्टर बनना है। यस मैम। आपके घर में और भी कोई डॉक्टर है या सिर्फ डॉक्टर आर्या ही बनने वाली है। मैम मेरी कजन है एक। ओके, वेरी नाइस। सो आप अपनी फैमिली की तो, एक्सटेंडेड फैमिली में तो निकल ही आते हैं डॉक्टर इंजीनियर, बट हाँ, आप अपनी फैमिली में तो डॉक्टर बनने वाले हो, पहले डॉक्टर बनोगे। ओके, सो डॉक्टर आर्या, क्या हमें आप फ्री में ट्रीटमेंट करोगे हमारा बनने के बाद डॉक्टर। यस मैम। वेरी यस मैम। गुड। ओके, अब जरा हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, क्योंकि आप लोग तो बच्चे ही हो सोशल मीडिया वाले, आपकी तो पढ़ाई ही ऑनलाइन हो रही है। तो मुझे बताओ, एकदम सच्ची सच्ची बताना कि आप लोग सोशल मीडिया में कितना टाइम इन्वेस्ट करते थे। हम स्टार्ट करते हैं आर्या से, आप बताओ आर्या। मैम ऐसे टाइम तो मतलब कुछ फिक्स नहीं है मेरा, मतलब हाँ, बहुत पढ़ लिया है, बहुत ये हो गया, तो कभी कभी एंटरटेनमेंट के वीडियोस देख लेती थी यूट्यूब हाँ, पे। अच्छा, यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे। नहीं, मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है। इंस्टाग्राम नहीं है। माय गॉड, आप डॉक्टर बन के ही रहोगे, मुझे विश्वास हो गया। अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो फिर आप सब बन सकते हो। वेरी नाइस। एकम, आप बताओ, आप क्या करते थे। यूट्यूब और टेलीग्राम के अलावा तो और कुछ नहीं था। तो ओके, ब्रेक को तो ऐसे ही मतलब 1 घंटा पढ़ गया तो दस हाँ, मिनट ब्रेक, जो अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, बस 10 मिनट से ज्यादा नहीं। फिर हाँ, 1 घंटा पढ़ा, फिर 10 मिनट ब्रेक, ऐसे ही हो रहा था। और मैं हम्म, सिर्फ यूट्यूब ही देखता था, और कुछ गेम वेम तो मैंने काट रखे 8 क्लास से। और जब हाँ, पेरेंट्स के साथ को खाना खाने का वक्त होता है, 1-2 घंटा, हाँ, तब हाँ, थोड़ा सा आधा घंटा। बाकी तो ऐसा नहीं कि रील चलाई जा रही है, ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने। ऐसा कुछ भी नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रीशा, आप बताओ, आपने कितना सोशल मीडिया पे टाइम लगाया या नहीं लगाया, या इंस्टाग्राम था ही नहीं, क्या था। तो वैसे वॉच टाइम तो काउंट। हाँ। हाँ, फिक्स ही है, वो तो देखना ही होता है। फिक्स ही है, नहीं सही बात है। देखो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आई अंडरस्टैंड पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीजें ना करनी पड़ती है लाइफ में। सोशल मीडिया भी देखो आज के टाइम पे जरूरी है। अब मैं अगर ये बोलूँ कि देखो सोशल मीडिया से एकदम कट ऑफ कर लो, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ही बच्चे आजकल बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे तो आपको आना ही पड़ेगा, अपडेट्स तो आपको वहीं पर मिलेंगी। बट हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। जैसे कि आर्य ने बोला कि उसके पास इंस्टाग्राम नहीं है, एकम ने भी बोला कि ज्यादा रील्स वगैरह में फालतू में नहीं देखता था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। अगर आप अपने टारगेट को लेकर के एकदम फोकस्ड हो कि यार मुझे तो डॉक्टर बनना ही है, मुझे तो ये बनना ही है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डिसिप्लिन खुद से आ जाएगा। आपको रियलाइज होने लग जाएगा कि यार यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए। इतने में तो एक सैंपल पेपर लगा लिया होता है या 5-6 PYQs लगा लिए होते। तो जरूरी है कि
सेल्फ डिसिप्लिन आप में हो, और वो तभी आ सकता है जब आप अपने गोल के लिए एकदम फोकस्ड हो। अच्छा बताओ कि आप लोगों को आपकी फेवरेट हॉबीज क्या है? मतलब पढ़ाई तो होती रहती है, लेकिन कभी कभी ना लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए आप लोग क्या करते थे? हम स्टार्ट करते हैं एकम से। आप बताओ एकम, आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है, क्या करते हो आप? कि अगर कोई ऐसा सॉन्ग हो जिससे अच्छा मोटिवेशन फील हो, हम्म। तो बस यही एक है। और जहाँ नेचर को एंजॉय कर लिया, या हाँ फिर मतलब जो फेवरेट टॉपिक है, मतलब स्ट्रेस में तो कौन पढ़ाई करेगा, हाँ लेकिन हाँ हाँ, ऐसा सॉन्ग है जो अच्छा मोटिवेशन दे रहा है, हाँ। तो वो लॉजिकली बात की होती है, तो वो अच्छा रहता है। मैंने ओके। तो 2 साल यही फॉलो किया, अभी मैं यही फॉलो करता हूँ। जब भी स्ट्रेस होता है, या तो मैं खुद ही अपने आप को समझा लेता हूँ ये आधा आधा घंटा, ओके ओके। या फिर ऐसा कोई अगर सॉन्ग है जो मोटिवेट कर सकता है, तो हाँ, मैं फिर देखता था। तो यार सेम पिंच ले लो, क्योंकि मेरा भी ऐसा ही है। म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, और जब भी मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, आए दिन स्ट्रेस होता ही रहता है, तो मैं तो मस्त जो है म्यूजिक सुनती हूँ। क्योंकि म्यूजिक मुझे काम करने में खुद को हेल्प करता है, एक पीस मुझे मिलता है। और जब अपने दिल और दिमाग को हम शांत कर लेते हैं ना, तभी हम किसी चीज पर फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं। प्रीशा, आप क्या करते हो? मैम मैं तो ऐसी सोसाइटी में साइकिलिंग करने चली जाती थी जब भी कभी अच्छा मौसम होता था। और हाँ मैं वीडियोस बनाती थी, मतलब मेरा चैनल है तो ऐसे ही मजे के लिए यूट्यूबर हूँ मैं, मतलब अरे काइंड ऑफ वाह। यूट्यूबर। हाँ हाँ और ओके मेरे पास बुक्स भी काफी थी, तो मैं बुक्स रीडिंग भी कर लिया करती थी फ्री टाइम में। ओके। मतलब नॉट ऑफ स्टडी बट हाँ, मतलब अलग बुक्स होती है। अलग बुक्स, ठीक है। अरे आप बताओ, आप क्या करते हो अपने फ्री टाइम में? आपको क्या करना पसंद है? मैम मैं क्रिकेट खेलती हूँ, मतलब मेरे ओ, पापा और मेरे भाई के साथ। वेरी नाइस वेरी मैम नाइस। मैंने स्कूल लेवल से नेशनल लेवल तक भी खेला। वेरी नाइस, तो मतलब आर्या एकदम ऑल राउंडर है, एकेडमिक्स भी कर लेती है, क्रिकेट भी खेल लेती है। बहुत बढ़िया। ओके। अब एक छोटी सी टिप जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहते हो, जिससे कि उनकी टेंथ की जो जर्नी है वो इजी हो जाए उनके लिए, वो एंजॉय कर पाए। तो प्रीशा, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। आप बताओ, आप अपने जूनियर्स को क्या टिप देना चाहते हो, क्या एडवाइस देना चाहते हो? मैम मैं जूनियर, यस मैम। हाँ मैम मैं जूनियर से ये कहना चाहती कि आप कंसिस्टेंट रहो। और ऐसा भी नहीं है कि दिवाली आई तो आप दिवाली में एकदम परिवार में घुल मिल गए और 3-4 दिन ऐसे उड़ा दिए, मतलब ऐसे भी नहीं करना। एक दिन मना लो दिवाली, कोई बात नहीं, हाँ पर हाँ। 3-4 दिन की छुट्टी एकदम ऐसे वेस्ट मत करो। थोड़ा सा वेस्ट मत यूटिलाइज करो। करो, ये नहीं कह रही कि पूरे दिन ही पढ़ो, हाँ थोड़ा सा तो पढ़ लो, हाँ कंसिस्टेंट रहोगे। और सैम्पल पेपर्स तो मस्ट है, लास्ट के टाइम में वो करोगे तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल। एकम, आप बताओ, आप क्या टिप देना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे? कि जो पूरा साल है ना, स्टार्टिंग से पढ़ने की जो आदत है, एक तो वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि अ, हर एक टॉपिक जो भी चल रहा है, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, हम्म एकदम बढ़िया से उसको क्लियर करना चाहिए। उस पर जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे, वो क्लियर होता जाएगा। ये हम्म। नहीं कि वंश वगैरह देख लिए, या मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद तो देखना ही होता है, लेकिन शॉर्टकट नहीं अगर अपनाना चाहिए, है ना? कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस देखने चाहिए। डिटेल वाले ये, और जैसा कि है कि जब भी समय मिले उसको यूटिलाइज कर लो, प्रैक्टिस बिल्कुल। करते चले जाओ। हर एक टॉपिक पढ़ा, उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करो, चाहे और इंटरनेट से कर लो, चाहे किसी बुक से कर लो, हाँ वो आपकी मर्जी है। और लास्ट लास्ट में पीवाईक्यूज कर लो, साइंस हाँ। और मैथ्स के तो जरूरी है। ओके, वेरी गुड। अरे आप बताओ, आप क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैम मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि नेवर गिव अप। ऐसे एग्जाम्स में मतलब जब हम देते हैं तो कभी कभी कम मार्क्स आ जाते हैं, तो हम्म ऐसे गिव अप नहीं करना है कि मुझसे मैथ्स हो ही नहीं रहा है या मुझसे एसएसटी हो ही नहीं रहा है। हम्म। कंसिस्टेंटली बस पढ़ते रहना है, मतलब मार्क्स तो हमारे हाथ में नहीं है, पढ़ना हमारे हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात बोली आर्यन ने। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि प्री बोर्ड्स की मैं आपको बता रही थी कि सेशन में जब स्टार्ट होता है सेशन, तो बच्चे बहुत ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है कि हाँ हाँ कर लेंगे सिलेबस, क्या बड़ी बात है। और फिर जब फर्स्ट प्री बोर्ड की बारी आती है, तो फिर रियलाइज होता है कि ओ हो फर्स्ट प्री बोर्ड आ गया है, पूरा सिलेबस आने वाला है प्री बोर्ड में, लेकिन अभी तक हमारा खुद का सिलेबस तो नहीं हुआ है। स्कूल के एंड से तो सिलेबस वो लोग चाहे तो 2 महीने में भी कंप्लीट करवा सकते हैं, लेकिन खुद से जब सिलेबस के कंप्लीशन की बात आती है, तो बच्चों को रियलाइज होता है कि यार प्री बोर्ड आ गया और अभी तक तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर क्या होता है, मार्क्स कम आ जाते हैं। अच्छा, कुछ स्कूल वाले जानबूझ के भी ना प्री बोर्ड का पेपर थोड़ा सा टफ सेट करते हैं, ताकि वो बच्चों को चाहते हैं कि उनकी आंखें खुले
उन्हें चीजें समझ में आए और अभी से जो है एटलीस्ट नवंबर महीने से एकदम सीरियसली पढ़ाई को शुरू कर दें। तो बच्चे कई बार ना डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि मैम मार्क्स तो बहुत कम आ रहे हैं, क्या फायदा पढ़ाई लिखाई करने का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गिव अप का ऑप्शन तो ये मान के चलो कि लाइफ में होता ही नहीं है। चाहे आपके कुछ पढ़ाई वाला एग्जाम हो या लाइफ वाला एग्जाम हो, गिव अप का ऑप्शन तो होता ही नहीं है। आपको चीजों को फेस करना ही पड़ता है, आपको परीक्षा देनी ही पड़ती है। तो बेहतर यही होता है कि प्रिपरेशन करो, क्योंकि प्रिपरेशन ही आपके हाथ में है, मार्क्स आपके हाथ में नहीं है। तो तैयारी करो, जम के तैयारी करो, खूब पढ़ाई करो, और जो है उसका रिजल्ट अच्छा आ ही जाएगा। वो कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो प्रिपरेशन करो, पढ़ाई करो, रिजल्ट तो अच्छा आना ही है। ओके, सो गाइज, आप तीनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे पता है कि जब ये आपकी सारी बातें हमारे दूसरे बच्चे सुनेंगे, हमारी ऑडियंस सुनेगी, आपके जूनियर सुनेंगे, तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि यार जिस तरीके से आज आप तीनों मेरे साथ हो इस चैनल पर, वैसे ही अगले सेशन में हमारे साथ और भी कुछ नए बच्चे होंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए। और क्योंकि आप हमारे इतने अच्छे परफॉर्मर्स हो, बेस्ट परफॉर्मर्स हो, टॉप परफॉर्मर्स हो, परफेक्ट स्कोरर्स हो, तो अड्डा 247 फाउंडेशन की तरफ से हम आपको कुछ स्पेशल देना चाहते हैं। वो ये है कि आपकी जो आगे की जर्नी है 11th-12th की, उसके लिए हम आपको हमारे बैचेस के फ्री एक्सेस दे रहे हैं, और इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। फ्री एक्सेस का मतलब ये है कि 11th-12th जो भी स्ट्रीम आपने सिलेक्ट करी हुई है, पीसीएम लिया हुआ है, पीसीबी लिया हुआ है, आप उन बैचेस को एकदम फ्री में एक्सेस कर सकते हो। आप उन बैचेस को फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और अपनी पढ़ाई हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो फाउंडेशन जो है, जो नींव है, वो हमने बिछा दी है। अब इसके ऊपर जो इमारत बननी है, उसमें भी अड्डा 247 आपका साथ देने वाला है। तो बहुत ही जल्द हम आपको आपके 11th और 12th के जो बैचेस हैं उनका फ्री एक्सेस दे देंगे, तो आप अपनी पढ़ाई हमारे साथ आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, सो अब हम मिलते हैं अपने किसी दूसरे सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर कमिंग गाइज। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।